हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था जेकेएसएसबी के द्वारा 19 तारीख को। उसकी उसी दिन मेरे को थोड़ा जो है जम्मू से बाहर जाना पड़ा था किसी एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए। और उसके बाद इतनी ज़्यादा हलचल इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, न्यूज़ मीडिया चैनल सब जगहों पे ये कवर हुआ है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए। कई सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं जिसपे हर एक चीज़ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है। मैंने उस पर एक एक्सपेक्टेड वीडियो बताई है आपको कि कट ऑफ कितना जा सकता है। अब जो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे हुई है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। देखो, ये टाइम कंज्यूमिंग पेपर जो था, ये आप लोगों के कई सारे एक्सपीरियंस को, अब उनको कौन सा पेपर में सेट आया था उस पर डिपेंड कर रहा है कि उनके मार्क्स कितने बन रहे हैं। जिन बच्चों का तो जीके और कंप्यूटर पहली सेक्शन आ गई थी, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। जिन बच्चों ने मैथ रीजनिंग से शुरुआत करी है, वो कहीं ना कहीं एक एज यहाँ पे लेके गए हैं। पेपर के लिए आप लोगों को पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया गया था, बार बार बताया गया था कि 2 सेक्शन यानी कि अप्रॉक्सीमेट 40 सवाल ऐसे होंगे जो आप लोगों को मॉडरेट से डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं। जेकेएसएसबी ने पता नहीं क्या खुराफात उनको सूझी थी कि उन्होंने 40 को भी 50 to 55 कर दिया। डिफिकल्ट के साथ साथ इररेलेवेंट प्लस टाइम कंज्यूमिंग ये पेपर बना दिया गया। देखो, एक एग्जामिनर के हाथ में इतनी पावर होती है कि अगर वो चाहे और अगर उसने ठान लिया कि आप लोग एग्जाम हॉल के बाहर निकले और आप लोग कोई सवाल नहीं अटेम्प्ट करके आए, तो वो पेपर भी बना सकता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल क्या है, जो पेपर था उसका लेवल नो डाउट बाकी पेपरों से ज़्यादा था। पेपर टाइम कंज्यूमिंग की वजह से 80 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान बच्चों को यहाँ पे देखने को मिला। और सबसे बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर अब हम लोग पढ़ें क्या। अब कई बच्चे आते हैं जिनके टेस्ट में भी मार्क्स नहीं आते थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा शोर मचाया। मैं एक सच्चाई यहाँ पे आपको बताऊंगा कि वो अब आगे कह रहे हैं कि सर हमें ना बुक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो, आपको बुक से पढ़ना है तो आप लोग बुक से पढ़ो, लेकिन अब मुझे भी बता देना कि कौन सी ऐसी बुक है जिसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, ताकि हम लोग भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग जो 4 से 5 सोर्सेज को जो है ध्यान में रखते हैं, जिसमें सबसे पहले एनसीईआरटी आता है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, उसको हम लोग भी ध्यान में रख के आप लोगों को चीज़ें पहुंचाते हैं। तो जिन बच्चों का पहला ये आता है हर पेपर के बाद, हमें ना बुक से पढ़ना, यूट्यूब से नहीं पढ़ना, यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, आप लोग बुक से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लोग अगर हम पे भी एहसान कर देना, हमें बता देना कि किस किताब से डायरेक्ट सवाल आए थे, क्योंकि ये पेपर कहीं ना कहीं एआई से जो है वो जनरेट करा गया था। अब एआई की कोई सीमा नहीं है, उसी तरीके से जेकेएसएसबी ने भी ये सोचा कि इस पेपर की कोई सीमा ना रखे। लेकिन जब आप लोग पेपर में एक सिलेबस को मेंशन करते हो, तो आपको किसी हद तक वो चीज़ें ही आप लोग सिलेबस को निकालती इसलिए ताकि बच्चा भी उसको प्रिपेयर करके जाए। अब हम लोगों के पास वो सिलेबस रहता है, हम लोगों का फर्ज रहता है कि हम लोग भी आपको वो चीज़ पढ़ा के जाए। अब कल को मान लेते हैं कि हर साल जीआई टैग से पूरे इंडिया से हजारों एंट्रीज जाती हैं। ठीक है, अब कल को मान लो सवाल पूछा जाएगा कि बताओ यार इस चीज़ की एंट्री कौन सी स्टेट से गई। अब ये कौन याद रखेगा? ये कोई एस्पिरेंट याद नहीं रख सकता, ये कोई किताब आपको नहीं बता सकती। ये आप लोगों को पेपर में अगर ये सवाल बना दिया गया तो आपको इसको स्किप ही करना है, और ऑप्शन में भी एक नहीं, दो नहीं, आपको 5-6 लिख के बता दिया जाएगा। सेम हम लोगों ने यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में भी देखा। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये ना ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता है। मान लेते हैं उसी एक ऑप्शन में जेकेएसएसबी कोई एक साइट ऐसी भी डाल देता जो कि नॉमिनेट नहीं थी टेंटेटिव में, और जो यूनेस्को हेरिटेज साइट भी नहीं थी, तो उसमें आपका वो गेस नहीं चलता जो आप लोग इसमें लगा के आए हैं, जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये सवाल सही था। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से बनाए गए थे कि जिसके आंसर बच्चा अगर अटेम्प्ट करने जाएगा तो वो गलत करेगा, और अगर बच्चा स्किप करेगा तो वो बेचारा पढ़ने में स्किप के बावजूद भी पेपर में 1 से 1.5 मिनट को वेस्ट कर देगा। ठीक है, और ये एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे सामने आई थी। जिस बच्चों बेचारों का जीके और कंप्यूटर था, उनको बहुत नुकसान हुआ है। बहुत मेहनती बच्चे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करके गए थे पेपर में, लेकिन ऑटोमेटिकली जब आपने इतनी लेंथी सेक्शंस को बनाया है, क्वेश्चन को स्किप भी बच्चा तभी करता है जब उस क्वेश्चन को वो एक बार पढ़ लेता है, और उसको पढ़ने में ही अगर आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट ज़ाया हो रहा है, तो आप 80 मिनट में 80 सवाल नहीं कर सकते। अब ये पूरा झमेला जो बना है, इसका एक आउटकम मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, ओवरऑल अगर आप लोगों का टाइम कंज्यूमिंग पेपर ज़्यादा बना है, तो जो आप लोगों का कट ऑफ है वो गिरेगा। अब वो कितना गिरेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा मैं आपको उस दिन हमारे स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट बताऊंगा। जो बच्चे हमें कह रहे हैं ना, देखो एट दी एंड ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है,
ये आप लोगों का क्लास 10th का एग्जाम नहीं है, जिसमें अभी जैसे रिजल्ट आ रहा है, कोई बच्चा कह रहा है मेरे 95% है, मेरे 98% है। इसमें आपको परसेंटेज का रोल नहीं रहता है, इसमें आपका परसेंटाइल का रोल रहता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप टेस्ट देते हैं, आप एक बार ना अपनी परसेंटाइल देखो, अपने ना मार्क्स को मत देखो। रीजन क्या है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मान लो मार्क्स इस बार 45 to 50 की रेंज में होगी, लेकिन उनकी परसेंटाइल 95 प्लस होगी। ठीक है, अब ये 95 परसेंटाइल का क्या मतलब है कि 95% बच्चा इनसे पीछे है। तो आपको ना मार्क्स नहीं देखना, क्योंकि एट द एंड ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें सिलेक्शन होगी, इसमें ना आपको बोर्ड की पोजीशंस नहीं मिलेंगी। तो ये आप लोग पहली चीज अपने दिमाग में रखना कि यहाँ पे अभी भी कई बच्चे स्टार्टिंग में नो डाउट, क्योंकि देखो जेके एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो बच्चा जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसके दिमाग में जेके एसएसबी ने ही पहले पेपर ऐसे सेट किए हैं कि बच्चों ने 80 में से 70 70 75 75 नंबर लेके आए हैं। हमारे साथ ही स्टूडेंट जुड़े थे जो इतने नंबर लेके आते थे। जब आप पहले एक सेम लेवल के लिए इतना टारगेट सेट करते हो, दूसरा पेपर आप कंडक्ट करवा रहे हो उसमें बच्चा 70 प्लस लेके आ रहा है, और एकदम तीसरी बार जब आप ये रिक्रूटमेंट करा रहे हो तो आप पेपर ऐसा डाल रहे हो कि बच्चा 45 प्लस लेके आने में भी रोना शुरू कर देगा। 50 प्लस बहुत रेयर बच्चे जा रहे हैं। तो ये जो एक डाउन होता है ना, बच्चा घर से सोचता है कि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आएगा तो एटलीस्ट मैं 60 से 65 क्वेश्चन तो करके ही आऊंगा, क्योंकि 4 सेक्शन है। सिलेबस आप लोगों ने मेंशन करा है बेसिक, बट उसके बाद जब सवाल आते हैं तो वो आप लोग पूछ रहे हो इंजीनियरिंग लेवल के वो सवाल। ये जो चीज़ें हैं, जिसने भी पेपर सेट करा है, एक बार उसको भी रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है कि क्या उनके द्वारा जो पेपर ये बनाया गया था 80 मिनट में 80 सवाल होने वाला था या नहीं। ठीक है, हम पे सवाल बच्चे उठा रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया नहीं है। ऑब्वियसली मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा, अगर कल को मैं ही आपको जीआई टैग पे दे दूं कि इस साल 1000 एंट्रीज आई हैं, ये लो पढ़ लेना, और पेपर में कल को मान लो ये 5 सवाल पूछ लिए गए, तब आप बोलोगे यार आपने इतना एक्स्ट्रा डेटा दे दिया था कि कहाँ से कोई बच्चा पढ़ेगा। अब यूनेस्को हेरिटेज साइट के ऊपर मैंने आपको 1000 बार हर क्लास में बोला है कि सवाल बनेगा। अब उस पर कौन सी टेंटेटिव लिस्ट में है वो सवाल पूछा गया है। जब ऑटोमेटिकली एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जो एक क्लरिकल लेवल पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है, और जिसमें आप लोगों को देखो पेपर में सवाल डिफिकल्ट एक अलग चीज़ होती है, टाइम कंज्यूमिंग एक अलग चीज़ होती है। अब यहाँ पे बच्चों का दूसरा सवाल आ रहा है कि सर अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने फाइनेंस की तैयारी करनी थी, हम लोग फाइनेंस के लिए पढ़ रहे हैं। देखो जो आप, अब हम कहाँ से पढ़े, हमें कोई बुक्स बताओ जहाँ से हम लोग चीज़ें करें। आप बताओ, अब हम लोग फाइनेंस के लिए क्या आईआईटी के क्वेश्चंस को लगाएंगे मैथ साइंस के लिए, और क्या हम लोगों को अब सीए का पढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग बताओ कि क्या अब हम लोगों को जीके के लिए यूपीएससी का पढ़ना पड़ेगा। देखो यार, अब मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। आप लोगों को यहाँ पे फाइनेंस के लिए एक सिलेबस जो है वो दिया गया है। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, आपको जो सिलेबस दिया गया है, पहली प्रायोरिटी आपको क्या करनी है, जो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है, जो आप लोग पढ़ रहे हो, उसको ही थॉरोली पढ़ना है। रीज़न क्या है, अगर मैं बात करूँ जूनियर असिस्टेंट की भी, तो आप लोग जूनियर असिस्टेंट में देखोगे कि 50 प्लस सवाल किसी हद तक किए जा सकते थे। नो डाउट पेपर में बैठ के घर, अभी इस टाइम पे बात करना बहुत आसान है। एग्जाम हॉल में जब बच्चा बैठा है और उसको 80 सवाल इस तरीके के दिख रहे हैं, जिसमें अगर आपको स्किप भी करना तब भी आपको 1-1.5 मिनट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, फिर वो प्योर लक पे चली जाती है चीज़। कि आपकी किस्मत अच्छी थी तो आपको स्टार्टिंग में ये इजी सवाल दिख गए, अगर आपकी किस्मत खराब थी तो आपको स्किप करते करते ही आधा पेपर निकल गया कि आपको पता ही नहीं चला फिर बाद में इजी भी कैसे करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में है 120 मिनट, लेकिन सेक्शन है देखो साथियों 8। जेके एसएसबी अभी तक क्या कर रही थी, जेके एसएसबी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की बात करूं, या फिर आप लोगों के जो बाकी एग्जाम हुए थे वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करूं, इन एग्जाम में 50% सेक्शंस को डिफिकल्ट कर रही थी। अब इन्होंने जूनियर असिस्टेंट में क्या करा, इस 50% को भी बढ़ा दिया है। उन्होंने क्या किया, पहले जो बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के लिए 2 सेक्शन डिफिकल्ट 2 इजी, इस बार भी इन्होंने क्या किया, 2 सेक्शन तो डिफिकल्ट डाली, तो जो दूसरी 2 सेक्शन थी उसमें भी आपको टाइम ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ा था। ऐसी बेसिक नहीं थी कि आप वैसे जाके सीधा 20 में से 20 लेके आ जाओगे, उसमें भी बच्चों ने बहुत गलती की है। अब इस अगले पेपर में है 8 सेक्शंस। ठीक है, अब देखो ये 8 सेक्शन जब पेपर में आती है ना, आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपकी कौन सी सेक्शन इजी होगी, कौन सी आपकी डिफिकल्ट होगी, कौन सी आपकी मॉडरेट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आपकी इररिलेवेंट होगी। ठीक है, आप लोग ये कोई भी चीज़ पेपर से पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो अब ये वापस से बच्चों का जो सवाल है वो जेन्युइन है कि सर अगर फिर से मान लो जूनियर असिस्टेंट की तरह पेपर हमारा आ गया तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कहीं नहीं रहेंगे। तब देखो क्या होता है इस केस में, आप लोगों का सबसे पहला काम क्या है,
जो तो सबसे पहले देखो साथियों, आपको सिलेबस दिया है, जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, फिर वो आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा, हमारे एंड से पढ़ा है, किताबों से पढ़ रहे हो, यूपीएससी आईआईटी या फिर सीए की क्लासेस को ले रहे हो, जहां से भी जो भी चीज़ कर रहे हो उसको सबसे पहले सिलेबस ओरिएंटेड कंप्लीट करो। ठीक है, सिलेबस ओरिएंटेड कंप्लीट जब आप लोग चीज़ों को कर लोगे, वो अब देखो पेपर है, अगर मान लेते हैं कल को फाइनेंस का पेपर सेम इसी लेवल पे आया, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि 70 के ऊपर इसका कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये होता है परसेंटाइल। ठीक है, ये होती है परसेंटाइल, जो बच्चा 70 प्लस ले आएगा ना उसकी 99 परसेंटाइल प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे बात ना मार्क्स की नहीं है, अब आपको मार्क्स को नहीं देखना है, मार्क्स तब देखे जाते हैं जब पेपर इजी होता है। अब मार्क्स की जगह आपको परसेंटाइल पे काम करना है। आपका सिंपल फंडा होना चाहिए कि कितने परसेंट बच्चे आपसे पीछे जा रहे हैं, फिर वो टेस्ट इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो या इररेलेवेंट हो। अब आपको हर एक सवाल को जो है उसको अप्रोच पे लेके जाना होगा और उसकी तैयारी को उसी तरीके से करना। लेकिन अब बच्चों का वही सवाल है कि पढ़ेगा, पढ़ो आप वही जो आपको सोर्सेज आप लोग फॉलो कर रहे हो, जो कोई भी आप फॉलो कर रहे हो, आप लोग पहले उसको गो थ्रू करो, ताकि आप लोग एक सिलेबस पे पहले एक अच्छा होल्ड बना लो। क्योंकि देखो अगर पेपर डिफिकल्ट जितना मर्जी आ जाएगा ना, इतने नंबर का पेपर आप लोगों का तब भी वहां से निकलेगा ही निकलेगा। अगर मैं जैसे बात करूं जूनियर असिस्टेंट की, तो 40-45 नंबर जो बच्चे लेके आए हैं, वो बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आपको ना टॉपर कट ऑफ डिसाइड नहीं करता। अब कई बच्चा हो सकता है जिसकी किस्मत अच्छी है, जिसको मैथ रीजनिंग दिखे। अब मेरे नोन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 8 तुक्के मारे जिसमें से 6 सही हो गए, और इस पेपर में 6 तुक्के सही होना एक बहुत 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 बड़ा मार्जिन सेट करता है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब पढ़े होने के बाद 8 तुक्के मारे और उनके 8 के 8 गलत हो गए। अब यहाँ पे जब तुक्कों पे चीज चले जाती है ना, जब आपका गैस वर्क पे आ जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव का थोड़ा सा मजा जो है वो खराब कर देता है। पेपर में आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जेके एसएसबी से भी, कि आप लोगों के पास अगर अथॉरिटी है, अगर आप लोगों को देखो पेपर डिफिकल्ट बनाना है, आप लोगों की चॉइस है, आप बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो टाइम फ्रेम के दौरान बनाया जाए कि उतने टाइम में क्या वो सवाल निकल भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये फिर बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। अब बात कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, जेकेपीएसआई, जेकेपी कांस्टेबल या फिर जितने भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, क्योंकि एक खौफ जो बच्चों के दिमाग में घुस चुका है कि सर जूनियर असिस्टेंट की तरह पेपर आ गया तो हम तो फेल हो जाएंगे। तो देखो यार, मैं आपको बता देता हूँ, अगर पेपर जूनियर असिस्टेंट की तरह सेम रिपीट होता है आपके अपकमिंग में, तो उसका कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, अगर सवाल इररेलेवेंट है तो आपको उसको स्किप ही करना है, जो मैं आपको बार बार ये चीज़ बताते आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, बार बार ये चीज़ मैं आपको बोलता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कोई सेक्शन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, तो आपको फिर उसमें देखनी है कि किसकी स्टेटमेंट लिमिटेड है और किस स्टेटमेंट में कम में आप लोगों को आंसर निकल सकता है, उस अप्रोच पे काम करना है। क्योंकि देखो टाइम कंज्यूमिंग सवाल बनाने का अगर आप बना रहे हो तो आपको टाइम भी देना है। अगर यही पेपर जूनियर असिस्टेंट का 120 मिनट का होता ना, तो इसी में मैं बोल देता कि 50-55 प्लस स्कोर बच्चे करके आ रहे हैं। मेन दिक्कत बच्चों को आई है क्योंकि टाइम का इशू बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, और दूसरी चीज़, जो फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को जो चीज़ भी जहाँ से भी समझ आती है आप लोग पढ़ सकते हो। हमारे एंड से हम लोग देखो, अब कई बच्चे आते हैं कि यार आप लोगों ने हमें ये करा वो करा, हमें ये सवाल नहीं पढ़ाए थे। देखो मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, हमारी टीम ने आपको अभी तक फाइनेंस की बात करूँ तो 500-600 रुपये फीस में 500 प्लस लेक्चर जो है, इनफैक्ट 550 प्लस लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दी है। 500 प्लस टेस्ट में अपलोड होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा सोर्स है जो आपको इससे बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, आप लोग दिल खोल के जाएं। ठीक है, मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है, क्योंकि हमारी टीम को मैं हमारी टीम की गारंटी ले सकता हूँ कि जो चीज़, अब अगर जिन बच्चों ने जूनियर असिस्टेंट में मेरे से मैथ रीजनिंग पढ़ा है, ठीक है, उसमें मैंने मैथ रीजनिंग पढ़ाया था, वो बच्चे वहाँ पे करके आए हैं। ठीक है, मैंने हर एक पैटर्न का सवाल वहाँ पे, मेजॉरिटी पैटर्न के सवालों को वहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करा था, कैसे सॉल्व करना है वो मैंने वहाँ पे चीज़ें बताई थी। अब एक बच्चा रैंडमली, कोई थर्ड पर्सन जिसको पता ही नहीं कि कोर्स में क्या चीज़ें कराई गई थी क्या नहीं, वो उठ के आके बोलेगा नहीं ये नहीं था, उसको पता ही नहीं कि क्या पढ़ाया गया था। बाबर सर जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहा था तो उसने अपने एंड से पूरा अपना 100% दिया। अगर अरशद ने कंप्यूटर पढ़ाया तो अरशद ने भी अपना बेस्ट दिया है। हमारी टीम अपने एंड से कोशिश करती है कि अपना बेस्ट दे सके, ताकि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता चीज़ों को, उन लोगों तक वो चीज़ पहुंचा दें। अल्टीमेट गोल हम लोगों का यही है, जिसमें हमारी टीम को पूरा प्राउड है और हम लोग इस चीज़ को करते रहेंगे।
अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए और वहाँ से आप लोग ये निकाल लेंगे, तो आप लोगों को किसी ने नहीं रोका है, आप लोग वो तैयारी कर सकते हैं। आप लोग यूपीएससी कर सकते हैं, आईआईटी कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, या जहाँ से भी। अगर हाँ, जो बच्चे ज्ञान ये देते हैं कि बुक से पढ़ो, तो आप लोग ना बुक, कोई रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ना नाम लिख देना। हर बार बुक्स लिखने से बेटर है कि आप ना उनके नाम लिख देना जिन बुक से ये सवाल पूछे गए थे, ताकि हम लोग भी उस चीज़ को फॉलो कर ले। 5 से 6 सोर्सेज को करते हैं तो हमारी टीम 7 के 8 को कर देगी। मेन मुद्दा ये है कि अगर पेपर का पैटर्न वापस से सेम ऐसा रहता है, तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिवीजन पे फोकस करना है, रिवाइज करनी है चीज़ें। और कट ऑफ, अगर पेपर डिफिकल्ट आते हैं तो कट ऑफ कम जाते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आप भी यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से अच्छा करके आए हैं। और अब आप लोग अगर कोई भी टेस्ट देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल को देखना है। ठीक है, कि कितनी परसेंटाइल आप लोग लेके आ रहे हैं, और सिंपल टारगेट होना चाहिए ये परसेंटाइल 90+ हो। सिंपल से अगर फॉलो करोगे मेथड्स को, आप लोगों को ही हेल्प होगी। जो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं ना कि ये क्या हो गया है कि मेरे को हॉस्पिटल में बैठ के वीडियो बनानी पड़ रही है, तो ये आप सभी के लिए कि शांति से अप्रोच करो। आप लोग जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही जा रहे हो। रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, उस दिन बात करेंगे कि क्या चीज़ें पेपर में थी और क्या नहीं, कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा है, कितनों ने नहीं। जिनसे नहीं हो पाएगा वो अगले के ऊपर फोकस करो। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।